नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। राजस्थान प्राइम में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने शहरी क्षेत्र में बनने वाले दोनों महाविद्यालयों और IT स्टार्ट इनोवेशन हब के लिए प्रस्तावित स्थलों का अवलोकन किया। उन्होंने सुजान देसर क्षेत्र में प्रस्तावित सब्जी मंडी के स्थान का जायजा लिया और विभिन्न नालों, सड़कों की मरम्मत, रखरखाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने स्वीकृत कन्या महाविद्यालय के प्रस्तावित स्थानों का निरीक्षण किया है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ सुरेश जैन यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सब्जी की मंडी स्थान का जायजा लिया गया है, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया? क्या वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए हैं? अवलोक, आपको बता दूं, ये शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने क्षेत्र में बनने वाले दोनों महाविद्यालयों तथा IT स्टार्ट इनोवेशन हब के लिए प्रस्तावित स्थलों का जायजा लिया है। उन्होंने काफी कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और सड़कों के मरम्मत, रखरखाव आदि के दिशा निर्देश देते हुए संतोष जताया है। और इसके साथ ही जिस तरह से शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला बीकानेर दौरे पर हैं, क्या उन्होंने अन्य विकास योजनाओं का भी सर्वेक्षण किया है, निरीक्षण किया है? और भी अनेक विकास योजनाएं हैं जिनके लिए उन्होंने समय मिलने पर उन्हें अवलोकन करने का आश्वासन दिया है। ये लोग आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक और बड़ी खबर है जो अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बताएंगे। तो डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने प्रस्तावित सब्जी मंडी के स्थान का जायजा लिया है और अधिकारियों से बातचीत करके पूरे रोड मैप को समझा है। और प्रस्तावित सब्जी मंडी के स्थान का शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला द्वारा जायजा लिया गया है और महाविद्यालय के भी तमाम स्थानों का इन्होंने दौरा किया है। जोधपुर के भरे बाजार में अधिवक्ता जुगराज चौहान की दिन दहाड़े चाकू से हत्या हुई थी। इस मामले में बीकानेर अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें अधिवक्ता जुगलराज चौहान के परिवार को आर्थिक सहायता, मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और परिवार के लोगों को सुरक्षा देने की मांग की गई है। वहीं एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पारित करने की भी मांग उठाई गई ताकि अधिवक्ताओं के साथ होने वाली अनहोनी घटनाओं से निजात मिल सके। अधिवक्ता अपना कार्य निर्भीक होकर पूरा कर पाएं और जुगराज की हत्या के मामले में अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ये राजस्थान में अधिवक्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। इससे पूर्व भी राजस्थान में वकीलों पर लगातार असामाजिक तत्वों और गुंडा और माफिया लोगों द्वारा अधिवक्ताओं को डरा धमकाकर कानून की पैरवी से महरूम करने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। और हमारे साथी अधिवक्ता दिनांक 18/2/2023 को जुगराज जी चौहान पर सरे बाजार उनकी चाकों से गोंद करके हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण पूरे राजस्थान के वकीलों में इस बात का रोष है और वो ये चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। इसके लिए हम राजस्थान सरकार से ये मांग करते हैं कि वो पूरे राजस्थान में वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाए, जिसका बिल काफी समय से लंबित चल रहा है। सरकार से हमारा ये निवेदन है कि वो उस बिल को तुरंत इसी असेंबली में लागू करवा करके वकीलों की सुरक्षा को प्रदान करें। और साथ ही हम इस बात के लिए भी मांग कर रहे हैं कि जो पीड़ित अधिवक्ता, जो पीड़ित परिवार है, जो जुगराज जी चौहान का, उनके
इस तरह की मृत्यु से उनके परिवार पर जो आर्थिक संकट की स्थिति आई है उसको आर्थिक संबल भी मिलना चाहिए, जिसके लिए उनके एक पारिवारिक सदस्य को सरकारी नौकरी और उनको उचित मुआवजा तथा उनके पूरे परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, ये हम सरकार से मांग करते हैं। पदमपुर में भी हमारे साथी पर इसी तरह से हमला हुआ था, जिसके लिए गंगानगर जो है काफी समय से संघर्ष कर रहा है और उसके लिए भी हड़ताल चल रही है। किशननाथ सांकला, डेस्क बीकानेर बार एसोसिएशन। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ मेरे साथ संवाददाता सुरेश जैन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जुगराज की हत्या की गई थी, इसमें परिजनों ने क्या मुख्य मांगे रखी हैं? हेलो, आपको बता दूं कि ये जुगराज के चाकू मारकर हत्या करने के विरोध में आज प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने जुलूस निकाल के मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंप करके और उनके परिवार को उचित मुआवजा देने का प्रदर्शन किया है और मांग की है। आपसे ये भी जानना चाहूंगा सुरेश कि जिस तरह से सरकार के लोगों को सुरक्षा देने की मांग की है। बिल्कुल, और जिस तरह से ये हत्या कर दी गई थी, इसके बाद यहाँ पर जिस तरह से वकीलों को सुरक्षित करने के लिए एक एक्ट की मांग की जा रही है, एक्ट में किस तरह के प्रावधान तमाम वकील चाहते हैं? इस तरह के वकील चाहते हैं कि हमें हमारे वकीलों को, अधिवक्ताओं को जब भी कभी भी कोई भी मतलब ये हमला कर देते हैं जिससे हमें सुरक्षा नहीं है, इसके लिए राज्य सरकार हमें सुरक्षा मुहैया कराए। जी हेलो, अधिवक्ताओं ने जिस तरह से डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है, तो क्या अपना ज्ञापन डीएम को उन्होंने सौंप दिया है जो कि मुख्यमंत्री के नाम है, और उसमें किस तरह की मांगे रखी गई? हेलो, उसमें उनकी मुख्य मांगे हैं कि हमें चौहान के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और परिवार के लोगों को सुरक्षा दी जाए। यही सब मांगे हैं। इसी प्रकार से पूरे राज्य भर में अधिवक्ता प्रदर्शन करके और यही सब मांगे रख रहे हैं। जी हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। प्रदेश की सरकार की यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। साथ ही यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में वो शामिल हुए हैं। इस अभियान के तहत कोटा के नदी पार क्षेत्र के सकतपुरा में मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में पदयात्रा भी हुई है। इस दौरान मंत्री शांति धारीवाल ने क्षेत्रवासियों से मुलाकात की। वहीं पदयात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया और पदयात्रा में कांग्रेसी नेता अमित धारीवाल भी साथ में मौजूद रहे। अलवर के बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत सिंह यादव ने भीनमाल शहर के नीलकंठ महादेव मंदिर से कई मांगों को लेकर बेरोजगार युवाओं के साथ दौड़ लगाई है। विधायक बलजीत सिंह यादव ने कहा कि राजस्थान सरकार में आए दिन सभी तरह की भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन सरकार आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सरकार में बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों के साथ साठगांठ करके पेपर लीक होते हैं। इसमें राजस्थान के हजारों बेरोजगार हर साल परेशान होते हैं। हमारे साथ बहरोड विधायक बलजीत यादव है, जिन्होंने नीलकंठ महादेव से लेकर माघ चौक तक देशवासियों के साथ दौड़ प्रारंभ की। आज हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर, आपने नीलकंठ महादेव से लेकर माघ चौक तक आपने दौड़ आरंभ की, सर इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं पिछले 4 साल से युवा बेरोजगार किसान मजदूरों की विभिन्न मांगों को उठाता आ रहा हूँ। कुछ मांगों को पूरा किया, लेकिन हमारी बहुत सारी मांगे अभी भी अधूरी। मैंने सरकार से भी कहा, कोई भी पार्टी की सरकार आए 4 साल कोई भर्ती नहीं निकालती, चुनावी वर्ष में भर्ती निकलती है, फिर उसका पेपर लीक हो जाता है, कोई भर्ती कोर्ट में फंस जाती है, भर्ती कैलेंडर जारी नहीं करती सरकार, भर्ती का कोई अता पता ही नहीं होता है और साल दर साल बेचारा बेरोजगार भटकता रहता है।
कोचिंग सेंटरों में लुटता रहता है। माँ बाप कर्जा ला के पढ़ाते, कोचिंग भेजते हैं, तो एग्जाम होता ही नहीं है। फिर अगले साल फीस, फिर अगले साल फीस, फिर अगले साल फीस। तो मैंने सरकार से कहा 5 लाख तो आप भर्ती निकालें, भर्ती कैलेंडर जारी करें। स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि इस डेट को उसका एग्जाम होगा, इस डेट को रिजल्ट आएगा, इस डेट को उसको ज्वाइनिंग मिलेगी, अगर उसका सिलेक्शन होता है तो। इसके साथ ही मैंने कहा 22 राज्य हिंदुस्तान कैसे हो गए जिसमें राजस्थान के बेरोजगार युवा का सिलेक्शन रेट 0 है, यानी एक भी राजस्थान के बच्चे को नौकरी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अपने स्थानीय बच्चों के लिए अलग अलग कानून बना दिए, जैसे बिहार में बनाया कि बिहार का मूल निवासी होगा वही सरकारी भर्ती में फॉर्म भर सकता है, वही प्राइवेट कंपनियों में नौकरी लगेगी। ऐसे मध्य प्रदेश में कर दिया, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होगा वही अप्लाई करे। हरियाणा में कर दिया, हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। बंगाल में कर दिया, बंगाली भाषा जानना चाहिए। तमिलनाडु में कर दिया, तमिल भाषा जानने वाला चाहिए। गोवा में कर दिया, कोंकण भाषा जानने वाला चाहिए। इसी प्रकार से 22 राज्यों में रोक दिया है। मैंने आंकड़े सरकार के सामने रखे कि हमारे राजस्थान के एक भी लड़के को नौकरी नहीं मिल रही है इन राज्यों के अंदर। जी शुक्रिया सर। हमारे साथ बैरट विधायक जिनसे हमने कुछ बातचीत की, महिमा नागर चालू। चित्तौड़गढ़ में यातायात व्यवस्था बेलगाम होती हुई नजर आ रही है, जिससे आमजन को काफ़ी परेशानी हो रही है। बता दें कि कृषि कार्य में आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली ओवरलोड खड़े होकर दौड़ रहे हैं और व्यावसायिक परमिट नहीं होने के बाद भी शहर की सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली सर पर दौड़ रहे हैं। ये ट्रैक्टर चालक ने कैमरे के सामने कबूला है, शायद आरटीओ और यातायात पुलिस की मिलीभगत या लापरवाही से ये वाहन सड़क पर दौड़ते हैं। और अधिक जानकारी अपडेट के साथ गोपाल चतुर्वेदी यहाँ पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये ओवरलोडेड वाहन सड़क पर दौड़ रहे हैं, इसके संबंध में क्या कुछ संज्ञान प्रशासन द्वारा लिया गया है या अभी भी आंख मूंद कर बैठे हैं? बिल्कुल आलोक, यहाँ पर लगातार प्राइम न्यूज के दर्शकों को हमेशा इस बात से अवगत कराया जा रहा है कि कहीं न कहीं आमजन को ये दोनों जिला परिवहन विभाग और यातायात पुलिस कहीं न कहीं राहत दे, लेकिन अभी तक तो आज शाम तक तो इस तरह की कोई राहत देने की संभावना दिखी नहीं है। और लगातार यहाँ पर अभी भी सरपट यहाँ पर कृषि से जुड़े हुए वाहन ओवरलोड भरकर निकल रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी यहाँ पर एक सड़क हादसा पेश आया था जिसके अंदर ट्रॉली से एक खंडा गिर गया था और एक आदमी की मौत हुई थी, लेकिन अभी तक भी दोनों ही विभाग नहीं संभल पाए हैं। और शायद जहां तक मुझे जानकारी मिली है, इसके अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है दोनों ही विभागों के ऊपर, जिसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि कुछ माइंस धारक हैं जो कि दोनों ही दलों से लगभग जुड़े हुए हैं और नजदीक हैं, लगातार उनके पास उनका सपोर्ट आता रहता है, तो इसलिए दोनों ही विभाग अभी तक खामोश है। कुछ दिनों पहले आरटीओ से भी मेरी बात हुई थी प्रवीणाचारण से, तो उन्होंने भी कहा है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये कार्रवाई कब की जाएगी ये समय निश्चित नहीं है, क्योंकि हो सकता है दोनों ही विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही चेते। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए।
कल हुई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती का पेपर लीक हुआ था। इस मामले में अभ्यर्थियों ने सीएचओ फेडरेशन के संरक्षक और ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत बेनीवाल के नेतृत्व में चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया। चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी को सभी अभ्यर्थियों के साथ दस्तावेज भी सौंपा गया है। इस दौरान बेनीवाल ने बताया कि एसओजी तक भी सभी दस्तावेज पहुंचा दिए गए हैं। अगर भर्ती पेपर की निष्पक्ष जांच नहीं होती तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीकानेर में राजस्थान पेंशनर समाज सोमवार को पेंशनर समाज जिला कोष कार्यालय के सामने पहुंचा और ओम प्रकाश जोशी ने बताया कि 5.5 लाख पेंशनर्स की न्यायोचित मांगों के संबंध में 2023-24 के वित्तीय बजट में दर्शाई गई उपेक्षा से लोग अपने को ठगा सा मान रहे हैं। इस कारण पेंशनर्स मानसिक रूप से अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की सरकार की कार्यशैली अच्छी नहीं। पेंशनर्स के प्रति उपेक्षा क्यों हो रही है, समझ से परे जायज मांगों को स्वीकार करते हुए वित्त बजट 2023-24 पारित होने से पूर्व आदेश जारी करने की मांग की गई है। तो 2023-24 के वित्तीय बजट को गलत बताया गया है। निगरानी कमेटी बनाने की मांग की गई है। एक ऐसी कमेटी बना दी जाए जो कि निगरानी कर पाए और जिला कोष कार्यालय पेंशनर समाज पहुंचा है।
धौलपुर जिले की बाड़ी थाना पुलिस ने खटाने का पूरे गांव के पास से शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक रिवॉल्वर के साथ ही 29 कारतूस बरामद किए हैं। पकड़ा गया बदमाश डकैत केशव गुर्जर गैंग को भी पूर्व में हथियारों की सप्लाई करता रहा है। बाड़ी सदर थाना एसएचओ हीरालाल ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि एक बदमाश थाना इलाके के पूरा गांव के पास एक डकैत को हथियार सप्लाई करने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाने से टीम गठित कर मौके पर भेजी गई। पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से शातिर बदमाश को धर दबोचा है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आज मुखबिर की सूचना से सोनू उर्फ सोनवीर निवासी हिमायूपुर थाना फतेहाबाद जिला आगरा यूपी का, जो केशव गैंग और चंद्रभान उर्फ अट्टा जो 5000 का अभी इनामी है, उसको ये हथियार और राउंड सप्लाई करता था। इसकी हमें पहले से ही तलाश थी, क्योंकि पूर्व में राम नरेश उर्फ नरेश और बंटी जो केशव डकैत के साथी थे, उनको गिरफ्तार किया। उनकी पूछताछ में भी ये चीज़ें आई थी कि सोनू हमें राउंड और हथियार की सप्लाई करता था, जिसको आज खटाने के पुरा के पास में सिद्ध बाबा का मंदिर है, वहाँ से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक देसी अवैध रिवॉल्वर 32 बोर और 14 32 बोर के राउंड और 10 राउंड 315 बोर के और 5 306 बोर के राउंड बरामद किए हैं कब्जे से, और अभी पूछताछ उससे की जा रही है, जिसको कल न्यायालय से पीछे रिमांड लिया जाकर और इससे गहराई से पूछताछ की। प्रदेश अध्यक्ष पद पर एडवोकेट अशोक प्रजापति की नियुक्ति के बाद बीकानेर आगमन पर समाज के लोगों ने स्वागत सत्कार किया। इस मौके पर बीपीएचओ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किशन सम्माल, पार्षद मनोज बिश्नोई, खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर श्रवण वर्मा समेत कई लोगों ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रजापति ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियां दूर करने का काम लगातार जारी रहेगा। साथ ही बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करेंगे। समाज की राजनीतिक भागीदारी के लिए भी प्रयास किया जाएगा। प्रजापति को करनाल में आयोजित राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आपके सबके माध्यम से राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा। हमारे समाज के बीपीएचओ पे उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, और जब जिम्मेदारी दी है तो आप सबके सहयोग से पूरे सभी समाज के बंधुओं को साथ लेकर समाज के उत्थान का काम करेंगे। समाज रोजगार उन्मुखी कैसे बने, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। यूथ को प्रधानमंत्री कौशल से जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। समाज में जो कुरीतियां व्याप्त है उनको दूर करने का प्रयास रहा है और रहेगा। साथ ही महिला शिक्षा और बालिका शिक्षाओं पर और शिक्षा पर अधिक बल देकर के बीपीएचओ एक शिक्षा संकुल शुरू करने जा रहा है। उसके लिए ज़मीन देके जा रही है। 10 एकड़ की ज़मीन पे करीब करोड़ों का प्रोजेक्ट तैयार होगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि वो राजस्थान में आए, उसके लिए भी काम किया जाएगा। सभी लोग केवल सिर्फ कुमार समाज नहीं, अभी तो बाकी समाजों के साथ जो हमारा समाज उनके साथ मिलकर के राजस्थान में किस तरह से ओबीसी आगे बढ़े, उसके लिए काम किया जाएगा। सभी लोगों का सहयोग, सब लोगों का प्यार, सब लोगों का आशीर्वाद बना रहे, और समाज राजनीति में हमारी जो संख्या है उसके अनुसार समाज को टिकटें मिले, समाज को राजनीतिक भागीदारी मिले, समाज को संगठनों में स्थान मिले, उसके लिए भी जो जिस पार्टी में सक्रिय है उसके लिए संघर्ष किया जाएगा, ताकि राजनीति में समाज की भागीदारी बराबर निभाई मिल सके। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है।